नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एके एचडी क्लासेस में। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण जीके जीएस जो है कवर करेंगे, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए भी और एनटीपीसी सीबी2 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। अगर बाकी की प्रैक्टिस सेट आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट बना हुआ, जाकर आप पूरा जरूर विजिट करके देखिएगा। देखिए, वहीं बात करें अगर हम ग्रुप डी एग्जाम की, तो जो है आपका अगस्त में बिल्कुल संभावित है। और एनटीपीसी का एग्जाम बिल्कुल आपका घोषित हो चुका है कि 10 जुलाई को होने वाला है। इसलिए वीडियो जो है बिल्कुल महत्वपूर्ण है, तो डेली आप प्रैक्टिस है जरूर लगाएंगे, जिससे आपकी पूरी जो है यहाँ पे तैयारी हो पाएगी। देखिए, पहले प्रश्न की बात करेंगे तो कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दिल्ली अनुच्छेद जो है दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान करता है। बिल्कुल, भारत का जो भारतीय संविधान है उसका कौन सा अनुच्छेद है जो कि दिल्ली को विशेष दर्जा जो है प्रदान करता है। बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिएगा आप सभी लोग। तो राइट ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा। अनुच्छेद 239 ए जो है क्या करता है, यहाँ पे विशेष प्रावधान करता है इसके बारे में। आइए महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं। तो कह रहा है कि दिल्ली को जो है 69वीं संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1991 में किया गया के माध्यम से दिल्ली एनसीआर का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? तो दिल्ली एनसीआर का दर्जा दिया गया था 69वें जो है संशोधन के द्वारा संविधान में। कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। इसके तहत जो है दिल्ली को अपनी विधानसभा, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री प्राप्त हुए। ठीक है, इसके पहले ये नहीं था। और इस संशोधन के बाद उसे विधानसभा भी मिल गया, मंत्रिपरिषद भी मिल गया और मुख्यमंत्री भी प्राप्त हो गया दिल्ली को। इसका हम ध्यान रखेंगे, वर्तमान में केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों जैसे कि दिल्ली, पंडिचेरी और जम्मू कश्मीर के पास अपना खुद का विधानसभा है। बाकी किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के पास अपना खुद का विधानसभा नहीं है। किसके किसके पास है? दिल्ली के पास, पंडिचेरी के पास और जम्मू कश्मीर के पास। आगे बात करते हैं तो पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पॉवर्टी किसकी बात हो रही है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की बात करेंगे। तो इसको जो है लिखने का जो है काम किया है दादा भाई नौरोजी ने। इसने लिखा है दादा भाई नौरोजी ने। बिल्कुल बी वाले यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। इस पुस्तक को उन्होंने पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम और प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटल इनकम की गणना की थी। तो इस पुस्तक में क्या उन्होंने किया है? तो पहली बार जो है बिल्कुल क्या किया था? तो नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम की जो है गणना करके उस बुक में क्या है इन्होंने लिखा है। बुक का नाम क्या हमने देखा? बिल्कुल हमने देखा कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आगे बात करेंगे, राजा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने हराया था? देखिए, राजा हर्षवर्धन की बात करेंगे तो इनको जो हराने का काम किया था पुलकेशिन द्वितीय ने किया। किसने किया? पुलकेशिन द्वितीय ने। कहां पे हराया था? तो नर्मदा नदी के तट पे हराया गया था। महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं, ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन जो है वर्धन वंश के राजा थे। तो किस वंश के? तो वर्धन वंश के राजा थे, या पुष्यभूति वंश भी क्या है तो कहा जाता है वर्धन वंश को। ध्यान रखेंगे, जब उन्होंने दक्षिण भारत यानी कि दक्कन, जो दक्कन ये वाला पार्ट हमारा है, ठीक है, तो जब उन्होंने दक्षिण भारत की ओर विस्तार करने की कोशिश की तो चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें क्या है नर्मदा नदी के तट पर रोक दिया और हरा दिया था। ठीक है, तो नर्मदा नदी यहाँ पे है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे यहीं पे फाइट हुई थी। आगे कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का उल्लेख है? बिल्कुल, किस जो है अनुच्छेद में नागरिकता का उल्लेख देखने को मिल जाता है? तो ये देखने को मिलता है आर्टिकल 5 में। किसमें? तो बिल्कुल आर्टिकल 5 में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप ये यहाँ पे बिल्कुल राइट कर देंगे। महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 5 के तहत जो है उन लोगों को नागरिकता दी गई है जो भारत में पैदा हुए, जिनके माता पिता भारत के थे, या जो संविधान लागू होने से कम 5 साल पहले से भारत में रह रहे थे, तो उनको जो है आर्टिकल 5 के तहत नागरिकता दी गई है। वहीं बात करेंगे तो जो अनुच्छेद 6 है वो कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए है। और अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद को नागरिकता कानून में बदलाव का अधिकार है। यानी संसद जो है नागरिकता के कानूनों में बदलाव करने का अधिकार अनुच्छेद 11 के तहत उसके पास अधिकार है। लेकिन अगर पाकिस्तान से कोई आया है तो अनुच्छेद 6 के तहत उसे नागरिकता दी जा सकती है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। कह रहा है कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? 74वें जो है संविधान संशोधन अधिनियम की बात यहाँ पे हो रही है, तो यह जो है किससे जुड़ा हुआ है? ध्यान रखेंगे, यह जो है नगर पालिका से संबंधित है। किससे? नगर पालिका से।
महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, ध्यान रखिएगा। इस संशोधन ने जो है संविधान में भाग जो है 9A और 12वीं अनुसूची जोड़ी। तो क्या क्या जुड़ा इसमें, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, भाग 9A और 12वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई थी। किसे जो है संशोधन की बात हो रही है, तो 74 जो है संशोधन की बात यहाँ पे हो रही है। और यह अनुच्छेद जो है 243 से 243 तक जो है विस्तृत है। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। 10वीं अनुसूची क्या है, तो दल बदल कानून से जुड़ा हुआ है। आगे आते हैं, तो वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन के अनुसार कुल वन क्षेत्र में भारत का रैंक क्या है। बिल्कुल ग्लोबल जो है फॉरेस्ट रिसोर्स जो है अचीवमेंट की बात करेंगे, तो इसमें भारत का जो स्थान आता है ये आता है 9वें नंबर पर। इसमें आता है 9वें नंबर पे। आइए महत्वपूर्ण बिंदु भी देखें, तो कह रहा है कि यह रिपोर्ट जो है खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी की जाती है। कौन करता है, बिल्कुल FAO द्वारा किया जाता है। और वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पे है। बिल्कुल एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेन में यानी बढ़ने में कितना बढ़ रहा है, तीसरे नंबर पर है। और दुनिया में सबसे अधिक वन क्षेत्र रूस में है, तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद ब्राजील और फिर जो है कनाडा जो है स्थान पे आते हैं, यानी पहला है ये दूसरा है और ये जो है तीसरे स्थान पे है। भारत कितने पे है, बिल्कुल 9वें पे है, हमने देखा। 7 कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी कहाँ पे है। बिल्कुल जवाब दीजिएगा, राखी गढ़ी की बात यहाँ पे हो रही है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो कि प्रमुख स्थल है। तो राखी गढ़ी है हरियाणा में। कहाँ पे है, हरियाणा में है। बिल्कुल बी आप राइट करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु देखें, तो राखी गढ़ी बिल्कुल इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है। तो ये फैक्ट ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी साइट क्या है, तो राखी गढ़ी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और 2013 से 2016 के दौरान यहाँ वसंत शिंदे के नेतृत्व में नए जो है सिरे से खुदाई की गई थी। तो ये भी फैक्ट ध्यान रखेंगे, किसके नेतृत्व में किया गया था, तो वसंत शिंदे के जो है नेतृत्व में 2013 से 16 के बीच में। अगला प्रश्न कहता है कि मरुद जंजीरा किला भारत के किस राज्य में स्थित है। इसकी बात हो रही है, मरुद जो है जंजीले किले की बात करेंगे, तो यह है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। बिल्कुल बी हो जाएगा। जितने भी प्रश्न हम लोग कवर कर रहे हैं ये सभी जो है PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। ग्रुप डी में भी बने हैं और NTPC में भी पूछे गए हैं। देखिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपकी प्रश्न अगर हम देखें तो GK GS जो है प्रीवियस क्वेश्चन ज्यादातर क्या है, कुछ क्वेश्चन रिपीट यहाँ पे करता है और कुछ जो है संभावित प्रश्न भी रहते हैं, तो उनको भी शामिल किया गया है। तो रेगुलर अगर आप प्रैक्टिस सेट यहाँ पे बिल्कुल दे रहे हैं तो बिल्कुल पेपर तक आपकी बेहतरीन जो है तैयारी हो जाएगी। ग्रुप डी वालों का बिल्कुल एग्जाम डेट अगस्त में है और बिल्कुल NTPC का 3 जुलाई है, तो बिल्कुल समय कम है। रेगुलर प्रैक्टिस सेट जरूर लगाते रहिएगा। चलिए, यहाँ पे प्रश्न हमारा छूट गया। कह रहा है कि बैसागु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। बात हो रही है बैसागु उत्सव की, तो ध्यान रखिएगा यह जो है असम का त्योहार है। कहाँ का है, असम का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, हम बात करें असम के अन्य अगर प्रमुख त्योहारों में, तो इसमें बिहू शामिल है, लाई गैंग शामिल है, बाइको है, रुंगकेर है और बोहागियो शामिल है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण और त्योहार असम के हैं जो कि आप ध्यान रखें। 10 कहता है कि लीला ती लकम, ठीक है, लीला ती लकम ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। तो यह जो है लिखा गया है मणिप्रवालम में। किसमें, तो मणिप्रवालम भाषा में ये क्या है, तो लिखा गया है। देखिए, बात करें तो मणिप्रवालम एक मिश्रित भाषा है जिसमें संस्कृत के शब्द भंडार का तमिल की व्याकरणित संरचना के साथ मेल होता है। इसके अलावा इसे आमतौर पर ग्रंथ लिपि में लिखा जाता है। तो ये फैक्ट ध्यान रखें, किस लिपि में, ग्रंथ लिपि में। 11 कहता है राष्ट्रपति के विशेष संबोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। यानी राष्ट्रपति जो है संबोधित कर सकता है, इसका उल्लेख किस आर्टिकल में देखने को मिलता है, तो आर्टिकल 87, बिल्कुल आर्टिकल जो है 87 में देखने को मिल जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति जो है प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र यानी कि बजट सत्र की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता ही करता है। तो ये फिक्स रहता है, तो ये ध्यान रखें। आगे कहता है मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों को कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके तहत मनरेगा के तहत
तो ये जो है कितने दिनों तक के लिए, 100 दिनों के लिए बिल्कुल दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु भी देखना आपको बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न थोड़े से चेंज हो चुके हैं और बनने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। क्योंकि ध्यान रखिएगा, वर्तमान में मनरेगा में जो है 100 दिनों की गारंटी की जो है काम की गारंटी देता है, ठीक है। वर्तमान में मनरेगा क्या करता है, तो 100 दिनों की काम की गारंटी देता है। लेकिन सरकार द्वारा जो है प्रस्तावित नई योजना, सरकार ने क्या किया है, नई जो है योजना प्रस्तावित किया है, जो कि हो गया है VBG रामजी, ठीक है। क्या हो गया है, VBG रामजी। तो मनरेगा का नाम चेंज होगा और उसका नाम क्या होगा, VBG रामजी होने वाला है, यानी कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका ग्रामीण मिशन। तो ये इसका फुल फॉर्म है और इसके तहत जो 100 दिन का काम था उसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। आगे है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के किस अनुभाग के तहत पंजीकरण द्वारा नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता अधिनियम 1955 के किस अनुभाग के तहत जो है पंजीकरण द्वारा नागरिकता का प्रावधान है। तो ये प्रावधान जो है अनुभाग 5 के तहत है। किसके तहत है, 5 के तहत है। तो बिल्कुल भी आप ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद जो 40 है, ग्राम पंचायतों के संगठन से क्या है, बिल्कुल संबंधित है। किससे जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल ग्राम पंचायतों की संगठन से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। तो कह रहा है कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। तो जवाब दीजिएगा, कौन सा जो आर्टिकल है वो गांधी सिद्धांत पर आधारित है, गांधीवादी सिद्धांत पे, सॉरी। तो गांधीवादी अगर प्रिंसिपल की बात करेंगे कौन सा जुड़ा हुआ है, तो इस पे जो है आर्टिकल बिल्कुल 40 ही जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ग्राम पंचायतों के संगठन से क्या है, बिल्कुल ये जुड़ा हुआ है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये जो है अन्य गांधीवादी सिद्धांतों में अगर हम बात करेंगे तो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना और नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाना भी क्या है, शामिल है। ये गांधीवादी सिद्धांतों में ही आता है। क्या क्या, तो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना और नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाना। आगे कहता है पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं। जो पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें जो है कहा जाता है कोरोमंडल। क्या कहते हैं, बिल्कुल कोरोमंडल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बात हो रही है इस पार्ट की, तो कोरोमंडल इसे जो है नदन सरकार के रूप में जानते हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लेते हैं। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो तटीय हिस्से हैं उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। बिल्कुल कौन कौन सी बात हो गई, तमिलनाडु की और आंध्र प्रदेश, इसे क्या कहते हैं, कोरोमंडल कहते हैं। इसके ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं, तो उत्तरी सरकार कहते हैं, जो कि उड़ीसा वाले हिस्से को जो है बिल्कुल उत्कल तट तक यहाँ पे कहा जाता है। तो ये फैक्ट ध्यान रखें। ऊपर वाला क्या है, तो उत्तरी सरकार है, और जो उड़ीसा वाला यहाँ पे हिस्से आते हैं उसे उत्कल तट के रूप में भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा केरल के तट को, जो केरल वाला पार्ट है, उसे क्या कहते हैं, मालाबार, ठीक है। और महाराष्ट्र के तट को जो है बिल्कुल क्या है, तो कोंकण कहा जाता है। सॉरी, महाराष्ट्र वाले क्या कहते हैं, कोंकण, ठीक है। और फिर जो है कन्नड़ बीच वाला भी है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 3 ही यहाँ पे है, ज्यादा नहीं है। चलिए आगे बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल समिट में किस पौधों की फोटो वाली डाक टिकट जारी की है। तो कौन सा जो है पौधा है उसमें, तो पौधे की हम लोग बात करेंगे तो अश्वगंधा है। क्या है, बिल्कुल अश्वगंधा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो कह रहा है कि विंडोज 10 में खुली हुई एप्लीकेशन के बीच स्विच करने की किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। देखिए स्टूडेंट, अगर हम देखें तो अंडर ग्रेजुएट में भी महत्वपूर्ण प्रश्न अगर हम देखें कंप्यूटर से जो बन रहे थे वो शॉर्टकट की ही पूछ रहे थे या फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो बिल्कुल हमने वही बिल्कुल उसी पैटर्न को फॉलो करके यहाँ प्रश्न तैयार किए हैं, जिससे कि आप जो है बिल्कुल स्कोर बेहतरीन जो है करके आएंगे पेपर में। विंडोज 10 में अगर कोई खुली हुई एप्लीकेशन है उसके बीच अगर स्विच करना है तो शॉर्टकट कुंजी की बात करेंगे तो अल्ट प्लस टैब का जो है यहाँ पे उपयोग किया जाएगा। बिल्कुल ये हो जाएगा। 18 कहता है जल जीवन मिशन का नया लक्ष्य क्या है। जल जीवन मिशन के जो है अगर नए हम लक्ष्य की बात करेंगे तो 2028 तक इसे बिल्कुल जो है विस्तारित कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, यह मिशन जो है 2019 में शुरू हुआ था। कब हुआ था शुरू, 2019 में, जिसका लक्ष्य प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जो है साफ पानी उपलब्ध कराना है। तो कितना देना है, प्रतिदिन जो है 55 लीटर प्रति व्यक्ति जो है पानी यहाँ पे देना इसका काम था। और गोवा जो है बिल्कुल 100% लक्ष्य जो है प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन चुका है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे, गोवा को ध्यान रखेंगे। 19 कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39D किससे संबंधित है। 39D की बात यहाँ पे की गई है। तो 39D ध्यान रखेंगे, समान कार्य के लिए समान वेतन से जुड़ा हुआ है।
अनुच्छेद 39D क्या कहता है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है, इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क। क्योंकि हमारी कंट्री में अगर देखें तो वुमेन और मेन में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। अगर वही काम अगर एक महिला कर रही है तो उसे जो है कम पैसे मिलेंगे, और वहीं अगर क्या है, देखिए यहाँ पे अगर फीमेल है तो यहाँ पे कम पैसे मिलते हैं, और मेल है तो क्या है, तो ज़्यादा पैसे मिलते हैं कंपेयर टू फीमेल। तो ये यहाँ पे जो है इसको दूर करने के लिए आर्टिकल बनाया गया है। 20 कहता है भारत में 10 वर्षीय जनगणना किस अधिनियम के तहत कराई जाती है। भारत में 10 वर्षीय जो जनगणना होती है किस अधिनियम के तहत होती है, तो उस अधिनियम का नाम क्या है, तो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत। किसके तहत, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत। तो बिल्कुल बी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु देखें यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, लेकिन हम बता देते हैं क्या है। तो नियमित जो है अगर हम बात करें तो 10 वर्ष पे नियमित 10 वर्षीय जनगणना की जो शुरुआत है यह जो है 1881 में की गई थी। शुरुआत कब हो गई थी जनगणना की, तो 1881 में शुरुआत हुई थी 10 वर्षीय जो है नियमित जनगणना की। और स्वतंत्रता के बाद जो पहली जनगणना हुई थी, इंडिपेंडेंस के बाद अगर पहली हम जनगणना की बात करेंगे तो यह 1951 में आज़ादी के बाद हुई थी। तो ये फैक्ट ध्यान रखेंगे। और पहली बार कब हुई थी, 1841 में 10 साल निश्चित करके जनगणना शुरू की गई। आगे बात करेंगे सराय घाट की लड़ाई जो कि 1671 में हुई, किनके बीच हुई थी। इसकी बात हो रही है, बिल्कुल सराय घाट की बात करेंगे। ये लड़ाई जो है लड़ी गई थी किसके किसके बीच, तो अमूह और मुगल के बीच। किसके किसके बीच, अमूह और मुगल के बीच क्या है, लड़ाई जो है ये लड़ी गई थी। 22 कहता है कि तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। जो बैटल ऑफ तराइन है, बिल्कुल जवाब दीजिएगा, जो तराइन का सेकंड युद्ध है ये किसके बीच हुआ हम लोग देखेंगे ही, लेकिन कब हुआ बात करेंगे। तो ये हुआ था बिल्कुल 1192 में। कब हुआ, 1192 में हुआ। ध्यान रखिएगा यह युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान किसके किसके बीच, बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो है हुआ था, जिसमें गौरी की जीत हुई थी। गौरी की क्या हुई थी, जीत हुई थी। पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए थे, तो हार गए थे इस युद्ध में। आगे है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। बैटल ऑफ पानीपत की बात करेंगे तो यह जो है लड़ा गया था कब, तो 1526 में हुआ था। और डेट की बात करेंगे तो 21 अप्रैल था। 21 अप्रैल 1526 को क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बिल्कुल यहाँ पे लड़ा गया। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं। तो यह युद्ध जो है बिल्कुल बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। किसके किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो हुआ था पानीपत का जो प्रथम युद्ध था। ठीक है, जिससे क्या है, तो दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे, यानी इब्राहिम लोदी जो है यहाँ पे हार जाता है और बाबर क्या करता है, तो जीतता है और यहाँ पे फिर जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। आगे है कि प्लासी की लड़ाई जो कि 1757 में हुई, मुख्य परिणाम क्या था। तो प्लासी के युद्ध की जो अगर हम परिणाम की बात करेंगे, रिजल्ट की बात करेंगे, तो होता क्या है, अंग्रेजों को जो है राजनीतिक शासन की प्राप्ति हो जाती है। बिल्कुल पॉलिटिकल रूल जो है यहाँ पे ब्रिटिश स्टार्ट कर देते हैं इस युद्ध के बाद, जो कि 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध। देखिए ये युद्ध जो है बिल्कुल सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। कौन कौन लड़ रहे थे, तो सिराजुद्दौला लड़ रहा था और रॉबर्ट क्लाइव जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था, नेतृत्व कर रहा था। इनके बीच लड़ाई होती है। रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे जो है जीत जाता है और ये जो है क्या है, तो हार जाता है। आगे है कि बक्सर का युद्ध जो कि 1764 के बाद मतलब हुआ था। एक मिनट यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि बक्सर का युद्ध है वो 1764 में हुआ। इसके बाद कौन सी संधि हुई, यानी बैटल का युद्ध हुआ, कब हुआ, 1764 में हुआ। लेकिन जब युद्ध हो गया तो एक संधि हुई, यानी अब युद्ध समाप्त हम लोग कर देते हैं, तो ये एक ट्रीटी साइन होती है। तो कब वो ट्रीटी जो है साइन हुई, हमने यहाँ पे भी देखा कि 1764 में युद्ध हुआ। लेकिन उस ट्रीटी का नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा ट्रीटी के हम लोग नाम की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन यहाँ पे जो है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल इलाहाबाद की संधि यहाँ पे होती है। यानी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद यहाँ पे जो है साइन ये की जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे। और ये संधि जो है बिल्कुल कब होती है, तो 1765 में होती है। रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट जो है शाह आलम द्वितीय के बीच होता है। इसके से बीच होता है, तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम जो है द्वितीय के बीच क्या होता है, तो ट्रीटी ऑफ जो है इलाहाबाद, बिल्कुल इलाहाबाद की संधि जो है साइन यहाँ पे की जाती है। 26 कहता है कि चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 में हुआ, बाबर और किसके बीच लड़ा गया था। तो अगर चंदेरी के अगर युद्ध की हम बात करेंगे जो कि 1528 में हुआ, यह जो युद्ध है बाबर और साथ में जो है मेदिनी राय, किसके बीच, तो मेदिनी राय और प्लस जो है बाबर, तो इनके बीच क्या है, युद्ध जो है ये लड़ा गया। आगे बात करेंगे कन्नौज, जिसे अब बिलग्राम के रूप में जानते हैं।
तो उसका युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था? कन्नौज, जो कि प्रेजेंट टाइम में भी कन्नौज है, बिलग्राम जो है पहले यहाँ पे थी। तो यह युद्ध जो है बिल्कुल किस वर्ष जो है फाइट किया गया? तो यह जो है 1540 में क्या है लड़ा गया था। बिल्कुल बी यहाँ पर राइट करेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु देखें तो यह युद्ध जो है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ। बिल्कुल कौन सा युद्ध था? तो कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का जो युद्ध है यह जो है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। और इससे पहले 1539 में इनके बीच चौसा का युद्ध भी हुआ था। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा, चौसा का युद्ध भी इनके बीच हुआ। कब हुआ? तो 1539 में हुआ। और दोनों में जो है शेरशाह सूरी की जीत होती है, दोनों युद्धों में, यानी चौथा में भी और साथ में यहाँ पे कन्नौज के युद्ध में भी। आगे है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1776 में हुआ, किनके बीच हुआ था? हल्दी घाटी के युद्ध की बात करेंगे तो यह जो है ध्यान रखिएगा अकबर और साथ में जो है महाराणा प्रताप के बीच जो है यहाँ पे फाइट की गई थी। कब हुई थी? 1576 में। बिल्कुल ये क्या है? तो फाइट हुई थी। महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिएगा कि उदयपुर के पास इस स्थान की जो मिट्टी है उसका रंग जो है बिल्कुल पीला है और इसी कारण जो इसका नाम क्या पड़ गया है? तो हल्दी घाटी पड़ गया है। ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान रखेंगे। आगे है कि वाडीवास की लड़ाई जो कि 1760 में लड़ी गई, किनके बीच हुई थी? वाडीवास की लड़ाई की बात करेंगे। बिल्कुल, तो यह जो है लड़ी गई थी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। किसके से बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। कब हुई थी? तो 1760 को जो है बिल्कुल ये फाइट हुई। और इस युद्ध के बाद जो है यह स्पष्ट हो गया कि भारत पर अंग्रेजों का शासन होगा, क्योंकि फ्रांसीसियों का नहीं। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि अंग्रेज क्या होती इस युद्ध को जो है जीत जाते हैं और वहीं पे अगर हम फ्रांसीसियों की बात करेंगे तो युद्ध को हार जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है अंग्रेज जब यहाँ पे शासन स्टार्ट कर देते हैं और ये यहाँ से हार कर चले जाते हैं। 30 नंबर कहता है पुरंदर की संधि जो कि 1665 में हुई, किनके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? बात हो रही है ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो कि कब हुई? 1665 में हुई। तो यह जो है साइन की गई थी औरंगजेब और शिवाजी महाराज के बीच में। और औरंगजेब का सपोर्ट कौन कर रहा था? जय सिंह भी कर रहे थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यानी कि हम कह सकते हैं औरंगजेब, जय सिंह और शिवाजी महाराज के बीच जो है ट्रीटी जो है पुरंदर की साइन यहाँ पे की गई थी। ध्यान रखिएगा यह संधि जो है 11 जून 1665 को जो है बिल्कुल मुगल साम्राज्य और मराठों के बीच हुआ था। इसके बीच मुगल साम्राज्य और मराठों के बीच हुआ था। इसमें बात करेंगे मुगल में औरंगजेब, हालांकि जय सिंह इसके सपोर्ट में थे, और शिवाजी महाराज के बीच जो है ये बिल्कुल ट्रीटी साइन होती है। तो फ्रेंड आज के हमारे ये महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो है बिल्कुल समाप्त होते हैं। बिल्कुल वीडियो आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके जाएंगे। और आप सभी का यहाँ पे कर्तव्य बनता है वीडियो को लाइक करना और कम से कम एक लोगों को शेयर करना। और अगर रेगुलर प्रैक्टिस लगाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल आपका जो है यहाँ पे दायित्व बन जाता है। तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ भी इसका लेना है तो बिल्कुल पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम से। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से जाकर आप जुड़िएगा और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं रिवीजन के लिए। चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।